जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेके आए हुए हैं। इसमें सी टेट MP टेट में जो भी प्रीवियस ईयर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनके 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5/2 - 2/5 बराबर है 5/2। तो यहाँ पे हमें सीधा सिंपल इसमें क्या करना है, इसमें हमें 5/2 और 2/5 का एलसीएम ले लेना है -2/5। 2/5 का एलसीएम कितना आएगा 10। 2 का भाग 10 में कितने हो जाएगा 5 बार, तो 5 25 माइनस 5 का भाग 10 में कितने हो जाएगा 2 बार, तो 2 2 2 नहीं 4 25 4 21 21/10 21/10 को निकाल सकते हैं। 21/10 को निकाल सकते हैं। 2 सही 1/10 लिख सकते हैं कि 10 दूना 20 सिक्के की सिक्के। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। देखिए, अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 1 2 3 4 देखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका 70 to 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 999, ठीक है। और फिर क्या बोला है, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100। अब इन दोनों क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा ये 9 10 की 0 1 हासिल आइएगा, 10 के 0 1 हासिल आइएगा और 9 1 10। तो क्या प्राप्त हो गया आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,99,000। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11 मीटर लंबे तार की एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 11 सही 1/4 में 3 सही 3/4 क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 11 सही 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं 44 1 45 45/40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3/4 है ही, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो क्या है 44 11 से 44 1 45 था ना, आपको क्या था 11 से 40 45, तो 45/4 भागे 3/4। जब हम इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, इसमें गुणे में, तो क्या होता है ये संख्या आपस में पलट जाती हैं। कौन सी संख्या, ये भाग वाली, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल और 3 से 45 कितने हो जाएगा 15 बार। तो क्या बचा आपके पास 15। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1300 + 13 इकाई 13 दहाई -1000 बराबर है। इसमें आपको शब्दों में दिया है, इसको क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। 1300 क्या कह सकते हैं 1300 2 0 प्लस 13 इकाई मतलब कुछ नहीं, मतलब इकाई मीन्स 1, और 1 का गुणा 13 का कितना आएगा 13 ही आएगा, प्लस 13 दहाई का मतलब 10, तो 10 का 13 में 10 का गुणा कर कितना आएगा 130 -1000। आप इन सभी को जोड़ के 1000 में घटा दीजिए, तो कितना आ गया 130 में 13 जोड़ तो 143, और 1300 में 143 जोड़ क्या आएगा 1443 -1000। अब 1000 घटा देंगे क्या होता है 443। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यदि 0.239 + 2.93 - 1.29 = 3.92 = के है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आपको दशमलव का जोड़ घटाना आना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा है कि 0. पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। 0.29293
तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1.879 ठीक है, याद रखिएगा 1.879 क्या आ गया आपके पास वैल्यू 1.879 इक्वल टू इधर क्या था 3.92 माइनस के। अब के को हम इधर लाएंगे तो क्या आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो के इधर आ गया तो इधर क्या था 3.92 माइनस 1.879। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3.92 में 1.879 घटाएंगे क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपको यह वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दशमलव से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा 10, तो आ जाएगा नीचे लिख लेंगे आप, मैं से ही घटा देता हूँ। यहाँ पे क्या था एक जीरो मान लेते हैं, कुछ नहीं तो जीरो मान लेते हैं, क्यों क्योंकि 3 संख्याएं हैं। तो 10 में 9 गए क्या आ जाएगा 1, बिल्कुल सही। 10 में 9 को कितना है 1 आ गया, हासिल आई 1, हासिल आई 1। ये क्या हो गया 12 हो गया, 12 में 8 गए 4, हासिल आई 1। 9 में 9 गए 0, 3 में 1 गए 2। तो आपको कितना आ गया के का मान 2.041। ये क्या आ गया के का मान आ गया। तो के में क्या जोड़ा जाए कि वह 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या मिला था अपने को 2.041। क्या बोला के में क्या जोड़ा जाए, ये के है, मतलब ये क्या है के है, ये क्या है के की वैल्यू, इसमें मान लीजिए एक्स जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं, तो अब हमें क्या करना है इस एक्स इस की वैल्यू किधर ले जाना है, इधर ले जाएंगे तो क्या ये माइनस हो जाएगा -2.041। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अब 3 में 2.04 को घटाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर 0.959। आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, तो आपको दशमलव वाले क्वेश्चन हल करते हुए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 60, 72 और 84 में सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे छोटे सर्वगुणक का मतलब क्या होता है एलसीएम, और बड़े सर्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है एचसीएफ। आपने पिछली कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा होगा। तो अब चलिए हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं। 60, 72, 84 के सर्वगुण निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं। हम 60 का क्या निकालते हैं, 60 का पहले निकालते हैं। 60 का निकालने में क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 15 2 30 2 60। कैसा है ये 60 का गुणनखंड आप क्या निकालेंगे, 2 से भाग देंगे कितने में आ गया 30, 2 30 2 60, फिर 2 से देंगे कितने में आ गया 15, और फिर 2 से 30 से 3 25 15, तो और 5 से 5 एकम 5, तो आपके 60 का मिल गया। ठीक है 60। इसके बाद किसका निकाल देंगे अपन 72। तो आप ऐसे ही जैसे 60 का निकाल लें ऐसे 72 का निकाल लेंगे। तो 72 क्या आ जाएगा आपको 2 गुणे 2 2 36 2 72 2 18 2 36 2 गुणे 2 गुणे 2 9 18, फिर 18 तो 2 9 18 तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3, तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार हम 84 का निकालेंगे। 84 का क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इस प्रकार से जैसे मैंने 60 का निकाला ऐसे आप सभी तीनों का अपने रफ कॉपी में निकालेगा। तो 7 21 21 दूना 42 और 42 दूना 84। ठीक है, तो इस यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 60, 72 और 84 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 तीनों में है। ठीक है, 2 लिख लेते हैं, फिर इधर 2 2 तीनों में है, ये 2 उतार लेते हैं, फिर इधर क्या 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 और है ये वाला, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर एक और 3 है तो उसको भी लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। एलसीएम में हम क्या कहते हैं, हमें सारी संख्याओं को लेना होता है। ठीक है, तो आप गुणा करिए, तो 7 पना 35, 7 पना 35, और ये क्या इसको 9 को पहले अलग कर देते हैं, तो 7 पना 35, 35 में 70, 70 दूना 144, 70 दूना 70 दूना 140,
40 और 140, अच्छा 140 का 2 में गुणा करेंगे तो 280, और 280 का इस 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2520। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया 60, 72 और 84 का एलसीएम कितना हो गया 2520। ठीक है, इस संख्या को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, और फिर क्या निकालना है हमको, फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि इनका हमको एलसीएफ एचसीएफ भी निकालना है। क्या निकालना, बड़े सर्वगुण निकालना, मतलब क्या निकालना है एचसीएफ भी निकालना है हमको। क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं 60, 72, 84 का। देखिए 60, 72 और 84 का क्या निकालना है हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसमें 2 से गुणा करते हैं कितना आ गया 30, इसमें 36, इसमें 42। ठीक है, फिर 2 15, क्या है 15, 18 और 2 2 4, 2 कम 2, फिर 3, अब ये तीनों से कट 2 से सभी संख्या कटेगी तो 2 से भाग नहीं करेंगे, 3 से कटेगा 3 25 15, 3 6 18 और 3 7 21। अब 5 6 और 7 क्या होता है किसी से नहीं कटेंगे, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 2 3। तो 60, 72 और 84 का एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या बोला था ऊपर, क्वेश्चन क्या बोला था का योग कितना होगा, मतलब इनका एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना होगा। तो हमको इसका एलसीएम क्या मिला था, एलसीएम मिला था कितना 25 25 20, कितना मिला था 25 20 मिला था, और एचसीएफ क्या मिला 12 मिला, तो कितना आ जाएगा 25 32। आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है डिग्रियों की संख्या निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कि 5 और 1/3, 5 और 1/3 समकोण में। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली कक्षाओं को देखा है तो आपको ये डिग्रियां निकालना आसानी से आता होगा। तो पहले हम देखते हैं क्या है 5 प्लस 1/3 समकोण बोला है तो गुणे 90, और इसके वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 15 16, 16/3 गुणे 90, तो कितना आ गया 30 × 90, तो 16 × 48, 480 हो गया। क्या हो गया 480। ठीक है, पहला क्या हो गया 480। तो क्या है 440 से कितना अधिक है, ये 40 अधिक है, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कहता है 5 और 2/3 समकोण से, तो 5 प्लस 2/3 गुणे 90, तो कितना आ गया 5 15 तो 17, तो 17 ये कितना आ गया 17 आ गया, और ये 3 30 × 90, तो कितना आ गया 17 × 17 24, 17 3 510 आ गया। तो कितना आ गया इसका 510, तो 510 की क्या 25 अधिक है, नहीं ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। मतलब आपका 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। 3 ऑप्शन क्या कहता है 5 और 1 आधे, मतलब 5 प्लस 1/2 गुणे 90, तो कितना आ गया 5 2 10 11, 11/2 गुणे 90, तो कितना आ गया 2 45, 5 2 11/90, तो ये कितना आ जाएगा 495। तो ये भी गलत हो गया, क्यों 495 440 कितना अधिक है 25 अधिक नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कैसे होगा 4 हो जाएगा। कैसे, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहता है कि 5 और 1 छठांश, तो 5 प्लस 1 छठांश मतलब 1/6 गुणे 90। ठीक है, तो 6 5 30 31, 31/6 गुणे 90। ठीक है, तो कितनी बार गया 6 कम 6 6 5 30, तो 15 कम 15 5 यहाँ से लाइए 15 45, 45 1 46, तो 465 440 से कितना अधिक है 25 अधिक है, बिल्कुल से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 भुजा वाली वर्गाकार टाइल्सों से पूरी तरह ढकने
के लिए आवश्यक टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले तो इसको एक राशि में निकालना है। यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ मीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम सभी को सेंटीमीटर में पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्श की लंबाई कितनी दी हुई है 6.75 क्या दी हुई मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा। 4.5 मीटर चौड़े को की चौड़ाई निकाले कितना आ जाएगा, कितना 4.5 है तो कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है चौड़े फर्श को 45 भुजा वाले वर्गाकार। यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए क्या पूछा, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब क्या होता है, वर्ग वर्ग पूछा है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है ए स्क्वायर होती है, तो क्या दिया 45, तो क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 30, 37, 50। गलत, ये नहीं होता है। मैं देखना चाहता था कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि 45 का स्क्वायर अगर जब भी आए तो आपको 5 वाली सीरीज याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको वर्गाकार टाइल्सों के रूप में पूछा हुआ, तो आप इसको 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमें अभी और सॉल्व करना है तो हमको डायरेक्ट इसका आंसर अभी नहीं निकाल, क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे तो हमें टाइल्सों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कितना 45 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि अब इसमें क्या बोला है, तो वर्गाकार टाइल्सों को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। देखिए, तो हमें फर्श का पहले क्षेत्रफल तो मालूम होना चाहिए, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या 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 चाहिए अपने को, लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई कितनी दी हुई है 675 गुणे 450, तो कितना आ गया 675 450 क्या आ गया 3750। आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 30, 37, 50। ये आपका क्या हो गया फर्श का क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया एरिया हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अब वर्गाकार साइज का तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है ये 45 का स्क्वायर दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितने वर्गाकार स्टाइल का। अभी तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल किसका मिल गया, फर्श का क्षेत्रफल मिल गया, और यहाँ पे वर्गाकार स्टाइल का भी क्षेत्रफल मिल गया। तो क्या करेंगे, हम टाइल्सों की संख्या याद करनी है, तो टाइल्सों की संख्या याद करने के लिए क्या चाहिए, पहले फर्श का क्षेत्रफल चाहिए। फर्श का क्षेत्रफल कितना था 30, 37, 50 बटे हमें वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब एक टाइल्स कितने की है, तो क्या है 45 गुणे 45। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 150। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन छोटे से हैं, लेकिन आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं, कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है। कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में। चलिए, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कितना पूछा 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में। ठीक है, तो कितने बच्चों का भार है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, 45 से 50 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने छात्र हैं, जो 45 और 50 के बीच में टोटल 10 छात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित तालिका में एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या का प्रदर्शन करती है। विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में। ठीक है, ये देखिए, ये महीनों की संख्या दी हुई है और ये बेचे गए वाहनों की संख्या दी है। तो क्या बोला है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में, जनवरी और मार्च में, जनवरी ये हो गया और मार्च क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, जनवरी मार्च में बेचे की कुल संख्या कितनी हो गई, आप दोनों ऐड करिए 225 और 272 जोड़े कितना आ जाएगा 5 2 7 और 7 2 9 और 2 2 4, 497। ठीक है, और फिर क्या बोला है फरवरी अप्रैल और मई, तो फरवरी अप्रैल और मई इन तीनों को ऐड करके कितना मिलेगा आपको, फरवरी मई और अप्रैल को ऐड करके कितना प्राप्त हो जाएगा आपको मिल जाएगा 8
8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल आई 1, 1 8, 8 एक 9, 9 हासिल जो है 10, 10 17, 17 की 7, हासिल आई 1, 3 4 5 1 6, तो 667। ठीक है, तो क्या बोला है, वानों की संख्या से कितनी कम है। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, जनवरी और मार्च का कितना मिला था, 497 मिला था, और फरवरी अप्रैल और मई का कितना मिला था, 676 मिला था। तो इन दोनों को क्या है, घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, घटा देंगे तो 6 में 7 गए, 6 में 16 में 7 गए 9, हासिल आई 1, 17 में 10 गए 7, हासिल आई 1, 6 में 5 गए 179। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पैटर्न वाला पूछता ही है, एक आपसे जो ऊपर इसके पहले हमने क्वेश्चन होता है वो, और एक ये वाला। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 कितना होगा, 1 + 2 = 3 है। ठीक है, 3 + 3 = 6, बिल्कुल सही। 6 = 5 11, 11 + 7 18, 80 + 11 29, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या बोल रहा है, इसमें x + y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, x + y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि पैटर्न का अवलोकन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न मिला, 2, यहाँ पे मिला 3, यहाँ पे मिला 5, यहाँ पे मिला 7, यहाँ मिला 11, यहाँ मिला 13। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x का मान क्या मिल जाएगा हमको, 17 मिल जाएगा। तो 70 और 42 कितना हो जाएगा, 17 + 42 कितना हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी अपनी, कितना वैल्यू कितने आ जाएगी, 59। 70 बाई कितने आ गए, 59, ये क्या है, y की वैल्यू आ गई, और 70 किसके है, x की वैल्यू। तो हमको क्या चाहिए, x + y चाहिए। x + y का मान क्या आएगा, x का मान 17 और प्लस इसका 59, ये 76। और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने का विचार कर रही है, ताकि पहला क्या ऑप्शन बोलता है, परीक्षा में विद्यार्थियों की प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। दूसरा क्या कहता है, कक्षा के धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। तीसरा क्या कहता है, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके। और चौथा क्या कहता है, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ सके। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है कि जो आपकी विषय वस्तु का जो आंकलन है, उससे विचार है, तो उसको आप कैसे समझें, ना कि रट कर नहीं समझें। क्योंकि विद्यार्थी रट कर किसी भी चीज़ को बहुत अल्प समय के लिए ही याद रख सकता है, लंबे समय तक उसको याद नहीं रख सकता। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐसा प्रारूप बनाया गया है शिक्षा के बेस पे कि आप सभी चीज़ों को समझ सकें, ना कि उसको रट कर आगे के लिए बढ़ सकें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। देखिए आपको इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दोनों के विषय में क्या कहा गया है, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपसे कम 5 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो चलिए एक और देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीएफएससी का अर्थ क्या है। ठीक है, इससे हम क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। तो सीधा सिंपल हमको इसमें क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो एनसीएफएससी का अर्थ होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो आपको ये इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछता है, ये कई एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, सारे क्वेश्चन यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज की का 5वां पार्ट था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।